सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपका जो हिंदी है वो अच्छा होना चाहिए। और हिंदी की बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं, तो दोस्तों आपको उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ आकर के ही इन वीडियोस को देखें और इन वीडियोस का लाभ ले पाएं। जितने भी हमारे भाई बहन जो जॉब करते हैं, जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, ऐसी हाउसवाइफ जो घर पूरा संभालती हैं फिर पढ़ाई करती हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट किया करिए। और जिस विषय में कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करेंगे तो वो टॉपिक भी हम आपका क्लियर कर देंगे और पढ़ा देंगे फिर से उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, श, ग या फिर स? तो मैंने आप लोगों को बार बार ऊष्म व्यंजन बताया है कि तीनों श और ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, मुख से बोलते हैं, तो एक ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है ग दिया हुआ है, तो ये ग क्या है? ऊष्म व्यंजन नहीं है। ग क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तीनों श, स, श और ह। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पर शब्द है इसी के नीचे अंडरलाइन है, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो पूरा क्वेश्चन है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, जो पर शब्द है इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में या वाक्य में जो पर है ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। अब किस तरीके से होगा? तो जो अधिकरण कारक होता है, अधिकरण का मतलब ही होता है आधार। ठीक है, क्या होता है? आधार, यानी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां पर अधिकरण कारक कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे कहाँ हैं? छत पर है, और छत पर क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी काम के होने का बोध होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है, और इसमें इसका जो चिन्ह होता है अधिकरण कारक का वो में या पर होता है। ठीक है, में भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा अधिकरण कारक यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ पर भी देखिए पर शब्द आया और इसमें भी क्या है? अधिकरण कारक ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है ये किससे बनता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो जो छ है ये क और श से मिलके बना है, जो त्र है ये त और र से मिलके बना है, जो ज्ञ है वो ज और य से मिलके बना है, और जो श्र है ये श और र से मिलके बना है। तो यहाँ पर आप देखिए ज और य कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो व्यंजनों के सहयोग से बने हुए व्यंजन होते हैं, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इन चारों को याद रखिएगा। मैंने जितनी भी वीडियोस में जहां पर भी ये क्वेश्चंस आए हैं मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोग का जो कंफ्यूजन है दोस्तों वो दूर हो जाए। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये सब आप लोगों को अच्छे से मैंने याद करवा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कारक बताइए। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक। मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें कारक बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसमें हो जाएगा करण कारक। करण कारक कैसे होता है? करण का जो अर्थ होता है वो होता है साधन या माध्यम। तो क्रिया के करने अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रिया के करने अथवा सर्वनाम पद क्या कहलाते हैं? करण कारक कहलाते हैं। जैसे सौम्या ने पेन से लिखा, तो सौम्या ने पेन से लिखा, तो सौम्या के लिखने का जो साधन है वो क्या है? सौम्या ने पेन से लिखा। यहाँ पर ये जो पूरा सेंटेंस है
यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिखने का साधन क्या है, पेन है। और यहाँ पर देखिए काम से जा रहा है, तो से यहाँ पर जैसे इससे आपको दिखेगा आप समझ जाइएगा इसमें क्या होता है। किसी भी वाक्य में कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व यही होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में य और व दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एकदम याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, उष्ण व्यंजन तीनों श, और संयुक्त व्यंजन अभी आप लोगों ने देखा है छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इस तरीके से ये तीनों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उष्ण व्यंजन पूछता ही पूछता। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। तो पौधा का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पौधे हो जाएगा। पुस्तक का बनाएंगे तो पुस्तकें हो जाएगा। उसके बाद देखिए लड़का का लड़के हो जाएगा। तो इस तरीके से पौधे, पुस्तकें, लड़के। लेकिन यहाँ पर सहायता का सहायते नहीं होगा, तो सहायता अपने आप में क्या, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि स्वर अ भी है, उ भी है, ए भी है, ये तीनों स्वर हैं, लेकिन जो इया है ये क्या है, व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जिन शब्दों के पीछे आ प्रत्यय आता है वो मेनली पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है कैमरा, यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है और ये क्या है, यही यहाँ पर पुल्लिंग है, तो यानी कि ये जो है ये अपवाद है और इसी वजह से यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए जो कैमरा है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी पायल, प्लेट, तलवार ये तीनों ही क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ, ए, अ, ह और छ यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो ओ और अ होते हैं यहाँ पर ये जो है ये कंठ ओष्ठ होते हैं, लेकिन ए जो होते हैं ये कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान होता है। इनका उच्चारण करते समय आप देखोगे जो आपका गला और आपका जो तालु है ये दोनों ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ए, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु होगा। और हा का उच्चारण स्थान दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये हा का जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छा दिया हुआ है तो छा का तालु होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या होता है, विदुषी होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है, ठ, ढ, ध, ड़, अड़। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, यहाँ पर ये जो ध लिखा हुआ है ये त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग में आता है, ध वर्ण। तो यहाँ पर ये ट वर्ग का वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या करण कारक। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के बुलाने का या पुकारने का बोध होता है तो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि राकेश को बुलाया जा रहा है, बुलाने का काम हो रहा है, संबोधन का काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसको देख करके भी आप समझ सकते हो संबोधन का, यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, ट, प, फ, भ। दोस्तों ओठ से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प, फ, ब, भ। तो यहाँ पर आप देखिए प भी है, फ भी है, भ भी है, लेकिन यहाँ पर जो ट दिया है ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो ये जो ट वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों होता है मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। तो ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, सम्राट, सम्राटी, सम्राटिन या फिर साम्राज्ञी।
दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा, जो उसकी पत्नी होगी, उसको हम कहेंगे साम्राज्ञी। क्या कहेंगे? साम्राज्ञी कहेंगे उसको हम। तो सम्राट शासन चलाता है और उसकी पत्नी क्या कहलाती है दोस्तों? साम्राज्ञी कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो कंठ आप सभी लोगों को पता है कि क वर्ण के सारे व्यंजन उसमें आते हैं। तो क ख ग घ इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पर ये देखिए च वर्ग है तो ये तालु हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, फिर ट वर्ग का मूर्धा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है क ख ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तपस्विन, तपस्विनी, तपस्वी या फिर तपस्विनी। तो दोस्तों तपस्वी शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो सही सही यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। ठीक है, तो तपस्विनी का मतलब तपस्या करने वाली स्त्री या तपस्वी की पत्नी या तपस्वी की स्त्री। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, च, छ, ज, झ, ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया है कि कंठ में क वर्ग के सारे आते हैं, क, ख, ग, घ। ठीक है, और तालु में ये पूरे के पूरे आते हैं, च, छ, ज, झ। ठीक है, और यहाँ पर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि कौन कौन सी ध्वनि, ये जो च, छ, ज, झ ये ध्वनियां ये क्या कहलाती है? तालु ध्वनियां कहलाती है। मूर्धा में कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा। तो मूर्धा में ट वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, कवि का स्त्रीलिंग। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में एक बार जरूर आपको मिला होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? और मैक्सिमम लोग यही गलती करके आते हैं, इस ऑप्शन को लगा देते हैं जो कि पूर्णतः गलत है, या फिर इसको लगा देते हैं। तो ये दोनों ही गलत है। मैक्सिमम लोग ये लगा के आते हैं। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री होता है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त अक्षर छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को देखते ही आप समझ जाओगे ये क्या है? संयुक्त अक्षर है या संयुक्त व्यंजन है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण। जो प्राण शब्द है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। हम क्या कहते हैं? प्राण पखेरु उड़ गए। तो हमेशा प्राण शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा। तो प्राणियों की वह चेतन शक्ति जिससे वे जीवित रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला हम किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जिसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर है? 52 अक्षर है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या फिर चाकू। तो चाकू शब्द का बहुवचन यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो जो चाकू शब्द है दोस्तों ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और चाकू जो है इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि जो चाकू शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इस वजह से इसका जो एक वचन है यही इसका बहुवचन भी होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया है चाकू, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का जो बहुवचन होता है वो भी सेम वही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अकारांत के अलावा इकारांत, उकारांत इन सबका एक वचन और बहुवचन सेम वही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? ई, द, श, य। दोस्तों यहाँ पर देखिए त, थ, द, ध, ये जो द वर्ण है इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है? दंत होता है। बाकी यहाँ पर आप देखिए ई, श और य, इचु, यशा, नाम, तालु। तो ये तीनों ही वर्ण किस का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है।
लेकिन यहाँ पर द का क्या है, दंत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। यह कमला की गाय है, इसमें कौन सा कारक है, कर्ता, करण, अपादान या फिर संबंध कारक। कौन सा कारक है, तो दोस्तों संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। तो गाय का संबंध कमला से बताया जा रहा है कि गाय किसकी है, कमला की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, तालु, नासिका या फिर कंठ। दोस्तों जो प्रत्येक वर्ण के अंतिम प्रत्येक वर्ग के अंतिम, जैसे कि क वर्ग में अंगा हो गया, च वर्ग में इया हो गया, ट वर्ग में अड़ा हो गया, इस तरीके से। तो इया, अड़ा, न, म, ये जो आप देख रहे हो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होती है। ठीक है, अंगा, इया, अड़ा, न, म, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है नासिका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, किस वाक्य में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि किस तरीके से अंतिम वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका। आप अंग बोल के देखिए, अंग, इया, अड़ा, न, म, सबको बोलते हुए आप अपनी नाक से इसको बोल रहे हो। आप एक बार बोल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नाक से ध्वनि निकलती है या नाक का यूज होता है इसको बोलने में। तो यहाँ पर इसी वजह से ये सब नासिका व्यंजन कहलाते हैं या नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है, चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन से अब सहा नहीं जाता या राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पर साधन का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कर्ण कारक साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान। अपादान कारक में अलग होने का बोध होता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। तो गंगा हिमालय से निकल कर क्या, हिमालय से वो अलग हो रही है ना, हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग होने का बोध हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। जैसे कि छत से बिल्ली कूदी, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ते के अलग होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, च वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो जो च वर्ण है आप सभी लोगों को पता है कि च वर्ग, क वर्ग का कंठ होता है, च वर्ग का तालु होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है तालु राइट आंसर हो जाएगा। और मूर्धा आप सभी को पता है ट वर्ग का होता है और ओष्ठ प वर्ग का होता है, प, फ, व, भ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से आप सारे वर्गों को रखिए और इस तरीके से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए, तो कभी गलत नहीं होगा आपका। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरीके से त वर्ग, ठीक है, फिर प वर्ग, तो यहाँ पर कंठ, यहाँ पर तालु, यहाँ पर मूर्धा, यहाँ पर दंत और ये ओष्ठ। तो इस तरीके से आपको कभी गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से याद कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बच्चों के पाठशाला यानी कि स्कूल जाने का साधन क्या है, बस है। वो बस से किसी न किसी साधन से स्कूल जा रहे हैं। जैसे राधा पेन से लिखती है, तो लिखने का काम किससे कर रही है, पेन से। स्कूल जाने का काम किससे हो रहा है, बस से। तो जहां पर किसी साधन का प्रयोग करके हम कोई काम करते हैं तो उसमें होता है कर्ण कारक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है, आपको पता ही है। ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। कौन सा व्यंजन इसमें से नासिक है जिसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। तो क, ख, ध, न। तो अंगा, इया, अड़ा, न, म, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है न, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क वर्ग का तो आपको पता है, कंठ, क और ख दोनों ही। और यहाँ पर देखिए त वर्ग यानी कि ये दंत हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कितना आसान सा पूछा है। और अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया है कि छत से बिल्ली कूदी, वृक्ष से पत्ते गिरे, हिमालय से गंगा निकलती है। तो जहां पर भी अलग होने का बोध होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है अपादान कारक, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से टॉप 30 क्वेश्चंस को आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए
और सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। सारी वीडियोस को भी देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमें कमेंट करके बताते रहिए और आपके लिए ढेर सारी वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे दोस्तों। हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सभी लोगों का जो भी सपना है, जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं वो बने और देश और समाज को और आगे ले जाएं। जब आप अच्छा करोगे तो आपका परिवार अच्छा करेगा, परिवार अच्छा करेगा तो फिर क्या होगा, उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने देश के, अपने राष्ट्र के निर्माण में अच्छा योगदान दे पाएंगे। तो इसके लिए जो तैयारी है वो बेहतर होनी चाहिए और जब तैयारी बेहतर होगी तभी हम अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहिएगा दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको सारे विषयों की नोटिफिकेशंस भी वहां पर मिलती हैं और कुछ विषयों की पीडीएफ भी हम वहां पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।